होटल में आते ही मैंने कमरा अंदर से बंद किया और सबसे पहले अपने ब्रीफकेस को खोलकर अपनी तमाम चीजों को चेक किया। अगरचे अभी तक किसी को भी मुझ पर शक नहीं पड़ा था, मगर मैं मोहतात हो गया था। ब्रीफकेस को किसी ने हाथ नहीं लगाया था। तमाम चीजें और खास तौर पर मेरा रिवॉल्वर वैसे ही पड़ा था। मैंने रिवॉल्वर खोलकर देखा, चैम्बर में गोलियां भरी हुई थी, साइलेंसर भी मौजूद था। मैं इस रिवॉल्वर को किसी जगह छुपाना चाहता था। अगरचे इसका इम्कान बज़ाहिर नहीं था, लेकिन सौराष्ट्र का शायद सबसे खतरनाक, तजुर्बाकार और इंतहाई ज़ीरक इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर DM व्यास मेरे साथ था। ऐसे इंटेलिजेंस ऑफिसर अपने करीब तरीन साथी पर भी भरोसा नहीं करते। उनके वसाइल भी बड़े वसी होते हैं। अगर उसके दिल में कोई ख्याल आ जाता है तो वो किसी भी वक्त मेरी अदम मौजूदगी में मेरे कमरे की तलाशी ले सकता है। इस काम के लिए उसे सिर्फ अपना खुफिया कार्ड ही दिखाने की जरूरत थी और पौंडीचेरी की मिलिट्री पुलिस उसके साथ हो जाती। अब सवाल ये था कि रिवॉल्वर को कहाँ छुपाऊं, क्योंकि वही एक ऐसी चीज थी जो काबिल एतराज हो सकती थी। मेरे पास इस रिवॉल्वर का लाइसेंस नहीं था। मिस्टर व्यास को शक पड़ सकता था कि मैं जो हेडक्वार्टर का इतना जिम्मेदार अफसर हूं, तो मैंने अभी तक रिवॉल्वर का लाइसेंस क्यों नहीं बनवाया। मैंने उस वक्त ऐसा किया कि ब्रीफकेस में से रिवॉल्वर निकालकर साइलेंसर वाले चमड़े के छोटे थैले में रखकर पलंग के गद्दे के नीचे सरहाने की जानिब छुपा दिया। मेरा जहन अनगिनत वसवसों से निमटने की कोशिश में मसरूफ था। अगर गोताखोरों को समंदर के नीचे से रेड बॉक्स मिल जाता है तो क्या होगा, मुझे इस सूरत में क्या करना होगा। अगर किसी वजह से मैं रेड बॉक्स को उड़ा लाने में नाकाम रहता हूँ तो मेरी मौत यकीनी थी। उसे मैं बारूद से भी नहीं उड़ा सकता था। मेरा जहन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा था। दरवाजे की घंटी बजी। मैंने आवाज देकर पूछा, कौन है। किसी ने जोर जोर से दरवाजे पर हाथ मारने शुरू कर दिए। फिर एक औरत की घबराई हुई आवाज आई जो तमिल में कह रही थी कि दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो। मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया। एक नौजवान साड़ी पोश लड़की बाहर कॉरिडोर में खड़ी थी। दरवाजा खुलते ही वो लपक कर अंदर आ गई और हाथ जोड़कर बोली, प्लीज भगवान के लिए मेरी मदद करो, वो मुझे जबरदस्ती अगवा करना चाहते हैं। मैं कॉलेज की प्रोफेसर हूँ, वो लोग गुंडे हैं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, प्लीज मुझे उनसे बचा लो। वो सख्त बौखलाई हुई थी। उसकी शक्ल बता रही थी कि वो एक शरीफ खातून है। इतने में बाहर से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। लड़की ने होंठों पर हाथ रखकर घबराहट में कहा, वो आ गए हैं, वो मेरे पीछे लगे हैं, भगवान के लिए मुझे इनसे बचा लो। मैंने हाथ के इशारे से उसे गुस्ल खाने में जाने को कहा और दरवाजा खोलकर बाहर देखा। कॉरिडोर में 3 तंग पतलूनों वाले गुंडा टाइप आदमी खड़े मुझे घूर रहे थे। मैंने बड़े रूप से पूछा, क्या बात है, कौन हो तुम। उनमें से एक आदमी ने, जिसकी नाक पर जख्म का निशान था, कहा, वो अंदर गई है, इसने हमारी रकम चुरा ली है, हम उसे पुलिस के हवाले करना चाहते हैं। मैंने उन्हें पंजाबी में गाली देकर कहा, फिर तमिल जबान में डांटा कि बकवास बंद करो, वो मेरी बीवी है, अगर ज्यादा बात की तो मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। उस लड़की ने सच कहा था। ये गुंडे उसे आवारा लड़की समझकर होटल में उसके पीछे लग गए थे। बीवी का सुनते ही वो खामोशी से वापस चले गए, मगर नाक पर जख्म के निशान वाला गुंडा मुड़ मुड़ कर मुझे यूं देख रहा था जैसे उसे यकीन न आया हो कि लड़की मेरी बीवी है। मैंने दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी और अपना सर दरवाजे से लगाकर इत्मीनान का लंबा सांस लिया। ये एक नई मुसीबत आ गई थी। मैंने कमरे में देखा, लड़की गुस्ल खाने के बाहर दरवाजे के साथ लगकर खड़ी थी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, वो लोग चले गए हैं, तुम अब जा सकती हो। लड़की ने हाथ जोड़ दिए और गिड़गिड़ा कर बोली, भगवान के लिए मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ रहने दो, वो लोग होटल के बाहर ही होंगे और मुझे अगवा कर लेंगे। मैंने कहा, आखिर वो तुम्हारे पीछे क्यों लगे हैं, तुम रात के वक्त इस होटल में क्या लेने आई थी। लड़की ने सादा मगर दिलकश फूलदार साड़ी पहन रखी थी, माथे पर सुर्ख बिंदिया थी, जूड़े में मद्रास की औरतों के रिवाज के मुताबिक रजनीगंधा के फूलों का सफेद गजरा था। रंग मद्रासी औरतों की तरह ब्राउन था। हाथ में स्याह रंग का पर्स था। वो पलंग की पट्टी पर बैठ गई, माथे पर से बाल हटाकर बोली, वेलुपुरम से मेरी एक लेक्चरार सहेली को अपने खामत के साथ यहाँ आना था। उसने मुझे कॉलेज में फोन किया कि वो इस होटल में शाम को पहुंच जाएगी। वो मेरी बचपन की सहेली है, उसका नाम गिरजावली है। मैं उससे मिलने चली आई, यहाँ आकर मालूम हुआ कि वो नहीं आई। मैं होटल से निकल रही थी कि ये गुंडे मेरी तरफ बढ़े। एक ने शोर मचा दिया कि मैंने उनकी रकम चुरा ली है। ये लोग औरतों को फंसाने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। अखबार में ऐसी खबरें भी आती रहती हैं। मैं डर कर होटल के अंदर दौड़ी और ये मेरे पीछे पीछे अंदर आ गए। मैं ऊपर कॉरिडोर में आ गई। पहला कमरा आपका था। मैंने उसको खटखटाया। आगे जो कुछ हुआ आपको मालूम है। मैं आपकी धन्यवादी हूँ, भगवान आपका भला करेगा, आपने मुझे इन गुंडों से बचा लिया। फिर वो चेहरा हथेलियों में छुपाकर सिसकियां भरने लगी। वो पलंग पर जहाँ बैठी थी, मेरा रिवॉल्वर वहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। मैंने उसे तसल्ली दी कि सब ठीक हो गया है, अब वो वापस अपने घर जा सकती है। उसने चेहरा ऊपर उठाकर
आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देखा और बोली, भगवान के लिए मुझ पर रहम करें, मुझे अभी अपने कमरे से ना निकालें। क्या आप मुझे मेरे हॉस्टल तक नहीं छोड़ाएंगे? मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी। मैंने कहा, गुंडे तो अब भी बाहर होंगे, हो सकता है वो फिर शोर मचा दें। वो लड़की बोली, आपने उनके आगे मुझे अपनी पत्नी कहा है, अब उनको जुर्रत नहीं होगी। मैं खुद भी इस लड़की से पीछा छुड़ाना चाहता था। मैंने उसे कहा, तुम जरा गुस्ल खाने में जाओ, मैं अपनी कमीज बदलना चाहता हूँ। वो छोटे से रुमाल से अपने आंसू पोंछती हुई गुस्ल खाने में चली गई। मैंने जल्दी से गदेले के नीचे हाथ डालकर रिवॉल्वर वाली चमड़े की थैली निकालकर अपनी पतलून की जेब में रख ली। ब्रीफकेस में से दूसरी बुशर्ट निकालकर पहनी और लड़की को आवाज दी। वो बाहर आ गई। मैंने कहा, तुमने अपना नाम नहीं बताया। वो जरा सा मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम रत्नावली है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, खूबसूरत नाम है, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल छोड़ाता हूँ। वो मेरे साथ कमरे से निकलकर कॉरिडोर में आ गई। मैंने कमरे को ताला लगाया और उसे बड़े एतमाद से अपने साथ चलने की हिदायत की। अब इसी तरह मेरे साथ चलना जैसे मैं तुम्हारा पति हूँ। उसने शर्मा कर गर्दन झुका ली। वो डर डर कर मेरे पहलू में लगी चल रही थी। सीढ़ियां उतरकर हम लॉबी में आए। वहाँ दूसरे लोग जरूर थे, मगर वो गुंडे कहीं दिखाई न दिए। मैंने आहिस्ता से रत्नावली को कहा, देख लो, गुंडे मेरे डर से भाग गए हैं। उसने कोई जवाब न दिया। वो सख्त खौफजदा थी। होटल के बाहर बहुत सी खाली टैक्सियां खड़ी थीं। मैंने उसे एक टैक्सी में बिठा दिया, खुद उसके साथ बैठ गया। रत्नावली ने ड्राइवर से कहा, अधिशंकर मार्ग चलो। जब टैक्सी होटल से काफी दूर निकल आई तो रत्नावली ने सुख का सांस लिया, मेरी तरफ एक नजर देखा और आहिस्ता से पूछा, तुमने अपना नाम नहीं बताया, तुम मुझे साउथ के नहीं लगते। मैंने कहा, मैं दिल्ली से आया हूँ, एक जरूरी काम था। मेरा नाम जगदीश चंद्र है। पौंडीचेरी की इस कुशादा सड़क पर दोनों तरफ बत्तियां रोशन थीं। रिक्शे और टैक्सियां और दूसरी गाड़ियां गुजर रही थीं। टैक्सी अधिशंकर मार्ग पर पहुंची तो रत्नावली ने ड्राइवर को बाएं जानिब गली में जाने को कहा। ये एक छोटी सी लेन थी जिसकी दोनों जानिब कोठियां थीं। उसने एक कुशादा लॉन वाली कोठी के गेट पर टैक्सी रुकवा ली। ये हमारा हॉस्टल है, वैसे हम 3-4 लड़कियां ही यहाँ रहती हैं। हमने बाहर अपना चौकीदार रखा हुआ है। मैंने इजाजत चाही तो वो हाथ जोड़कर बोली, मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आप एक प्याली कॉफी पी लें। रिवॉल्वर वाली थैली मेरी जेब में थी। मैंने पतलून में हाथ डालकर उसे संभाल रखा था। मैंने माजरत चाही तो वो बड़ी आजिजी से बोली, भगवान के लिए मेरा दिल न तोड़ें, एक प्याली कॉफी पीने से क्या हो जाएगा, ये मेरी खुशी का मामला है, प्लीज। मैं उसके इसरार के आगे बेबस हो गया। वो मुझे अपने साथ लेकर हॉस्टल में दाखिल हो गई। उसका कमरा कोने वाला था, छोटा सा कमरा था, दीवार के साथ पलंग जिस पर मच्छरदानी लगी थी, एक गोल मेज, 2 कुर्सियां और छोटा सा बाथरूम। किचन जहां रहने वाली लड़कियों का मुश्तरका था। सिंगार मेज के नीचे 2 चमड़े के अटैची केस पड़े थे। रत्नावली ने मुझे अपनी 3 सहेलियों से मिलाया। ये सब मद्रास की रहने वाली थीं और पौंडीचेरी में पढ़ाई करती थीं या नौकरी। मैंने अपने बारे में बताया कि दिल्ली से कारोबार के सिलसिले में पौंडीचेरी आया हूँ, कुछ दिनों बाद वापस चला जाऊंगा। उन लड़कियों ने रत्नावली को गुंडों से बचाने के लिए मेरा बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। कॉफी हम सब ने मिलकर पी। वो मुझे खाना भी खिलाना चाहती थी, मगर मैंने ये कहकर जान छुड़वाई कि मैं खाना खाकर आया हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये लोग मिर्चें सालन में बहुत डालते हैं। होटल में तो मैंने कहकर कम मिर्चों वाली दाल पकवाई थी। पतलून की जेब से मैंने हाथ निकाल लिया। रिवॉल्वर की थैली की वजह से वहां से जेब थोड़ी सी उभर आई थी। एक लड़की ने मजाक करते हुए पूछ ही लिया कि मैंने अपनी जेब में क्या छुपा रखा है। मैंने ये कहकर टाल दिया कि रुमाल है। कॉफी पीने के थोड़ी देर बाद लड़कियां अपने कमरों में चली गईं। रत्नावली किसी काम से थोड़ी देर के लिए उन लड़कियों के साथ गई तो मैंने कमरे का भरपूर जायजा लिया। अचानक जहन में एक ख्याल पैदा हुआ, ये एक गुमनाम लड़की का कमरा था। इस कमरे से फायदा उठाया जा सकता था। इस शहर में मुझे इस वक्त एक ऐसी जगह की जरूरत थी जो गुमनाम हो और जिसकी तरफ मेरे साथ काम करने वालों का कभी ध्यान न जा सके। मैं इस कमरे से क्या काम ले सकता था ये खुद मुझे भी मालूम नहीं था, मगर बहरहाल मैं जिस मुश्किल में फंसने वाला था, इस ज़मीन में मुझे किसी भी वक्त एक ऐसी जगह की जरूरत पड़ सकती थी जो कम से कम जेटी ऑफिसर और सौराष्ट्र के इंटेलिजेंस ऑफिसर के वहमो गुमान में भी न हो। सबसे पहले जरूरत अपने रिवॉल्वर को छुपाने की थी। मैंने उठकर खिड़की में से दूसरी तरफ देखा। दूसरी जानिब कोठी का छोटा सा बाग था, जहाँ बिजली की रोशनी में केले और नारियल के दरख्तों के झुंड साथ साथ उगे हुए थे। दीवार के साथ लकड़ी के बड़े बड़े गमलों में पाम के झाड़ लगे थे। रिवॉल्वर छुपाने के लिए ये जगह बड़ी मौजू थी। फिर सोचा कि मालूम नहीं कि माली इनकी देखभाल करने आता है तो कहीं उनकी गोडी भी ना करता हो। मैं ये सोच ही रहा था कि रत्नावली कमरे में दाखिल हुई। उसने साड़ी बदल कर शबखाबी का लिबास पहन रखा था। लंबे बालों की लट आगे करके उसे गूंद रही थी। मुस्कुराकर बोली, आपको बाग अच्छा लगा मिस्टर जगदीश? मैंने पलट कर रत्नावली को देखा। वो मुस्कुरा रही थी और उसके दांत नारियल से ज्यादा सफेद थे। मैंने कहा, हाँ, तुम्हारे कमरे के बाहर बाग बड़ा खूबसूरत है।
अच्छा अब मैं चलता हूँ। वो दरवाजे के एक तरफ खड़ी थी। बोली फिर कब आएंगे? मैंने कहा जरूर आऊंगा रत्नावली, जरूर आऊंगा। मैंने आहिस्ता से उसके कांधे पर हाथ रखा और फिर नमस्कार करके कमरे से निकल आया। वो कमरे के बाहर सीढ़ियों पर खड़ी मुझे जाता देख रही थी। उसका पता मुझे उस वक्त लगा जब मैंने गेट से निकलते हुए पलट कर देखा। उसने दूर ही से हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार किया। मैंने भी हाथ जोड़कर नमस्कार किया। गेट पर खड़ा चौकीदार सर खुजाने लगा। मैंने सड़क पर आकर टैक्सी पकड़ी और होटल की तरफ चल दिया। होटल की दूसरी मंजिल के कॉरिडोर में से गुजरते हुए मेरी निगाह प्लास्टिक के चौकोर बड़े गमलों पर पड़ी जो थोड़े थोड़े फासले पर कॉरिडोर में दीवार के साथ रखे हुए थे। इनमें ट्रॉपिकल झाड़ियां लगी थी। मैं अपने कमरे में आ गया। दरवाजा बंद करके जेब से रिवॉल्वर और साइलेंसर वाली थैली निकालकर सिंघार मेज की दराज में रख दी। खाना मंगवा कर खाया। सिगरेट सुलगाकर कमरे में टहलने लगा। टेलीफोन तपाई पर पलंग के पास ही रखा था। किसी भी वक्त दिल्ली या पौंडीचेरी के रेस्ट हाउस से टेलीफोन आ सकता था। अगरचे एटमी आबदोस का रेड बॉक्स मेरी सबसे बड़ी परेशानी थी, जिसकी बरामदगी पर मेरी जिंदगी और मौत का इन्हिसार था। मगर उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा फिक्र अपने रिवॉल्वर को किसी ऐसी जगह छुपाने की थी जहां किसी की निगाह न पड़ सके और मैं जब चाहूं उसे वहां से निकाल लूं। जगह का इंतखाब मैंने कर लिया था। अब मैं इस इंतजार में था कि रात ज्यादा गुजर जाए और कॉरिडोर में किसी के आने जाने का इम्कान बाकी न रहे। मैं पलंग पर लेटकर देर तक सिगरेट फूंकता रहा। फिर मैंने उठकर कपड़े तब्दील किए, अखबार उठाकर पढ़ने लगा। एटमी आबदोस की तबाही की खबर को यूं ब्लैकआउट किया गया था कि किसी अखबार में उसकी कोई खबर नहीं छपी थी। अगरचे पौंडीचेरी के लोगों को इल्म हो गया था कि खाड़ी में लंगरअंदाज किसी जहाज में बम फटा है, जिससे जहाज बिल्कुल तबाह हो गया है। जब रात का 1 बज गया तो मैंने आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर कॉरिडोर में झांका। कॉरिडोर वीरान पड़ा था। मैंने सिंघार मेज की दराज में से रिवॉल्वर वाली थैली निकाली और खामोशी से कमरे से निकलकर कॉरिडोर में आ गया। 2 कमरे छोड़कर पाम का लकड़ी का गमला दीवार के साथ लगा था। मैं उसके पास जाकर इधर उधर टहलने लगा। जब देखा कि वहां कोई नहीं आएगा तो जल्दी से गमले को पीछे की जानिब से ऊपर उठाया और उसके नीचे रिवॉल्वर वाली थैली रखकर गमला वापस अपनी जगह पर रख दिया। गमला काफी वजनी था और लगता था कि उसे कोई जगह से नहीं हिलाता। गमले के नीचे एक खला सा रखा गया था जिसकी वजह से गमला ठीक बैठ गया। मैं तेज तेज कदमों से चलकर अपने कमरे में आ गया। ये गमला मेरे कमरे से 2 कमरे छोड़कर था। अब अगर तलाशी के वक्त रिवॉल्वर बरामद भी हो जाता तो कम से कम मैं उससे बरी जिम्मा हो सकता था। फिर मैं सो गया। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गया। नाश्ता नीचे डाइनिंग हॉल में आकर किया और फिर 7:30 बजे बंदरगाह वाले ऑफिस पहुंच गया। जेटी ऑफिसर वहां पहुंच चुका था। मिस्टर व्यास ने मुझे अपने यहाँ नाश्ते की दावत जरूर दी थी, मगर मैं इससे ज्यादा दूर रहना चाहता था। 8 बजे वो भी आ गया। उसने बादामी रंग का ठंडा सूट पहन रखा था। कहने लगा सुबह सुबह मद्रास से फोन आया है कि गोताखोर ठीक 9 बजे पहुंच रहे हैं। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मुझे फांसी पर लटकाने वाले जल्लाद आ रहे हैं। मैंने अभी तक अपने बचाव के लिए कुछ नहीं किया था। मैं कर भी क्या सकता था? अगर फर्ज करें कि गोताखोर समंदर की तह से रेड बॉक्स निकाल लाते हैं तो मैं वो बक्स उनसे किस तरह छीन सकता था? अब तो मैंने अपने आप को हालात के हवाले कर दिया था और अहद कर लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। गोताखोरों में ज्यादातर मरहट्टे थे। 2 गोताखोर केरला के रहने वाले थे। ये लोग साहिल समंदर पर रहने की वजह से पैदाइशी गोताखोर थे। ये सब के सब इंडियन नेवी के आदमी थे। इनके साथ 2 नेवल ऑफिसर भी आए थे और एक रूसी भी था। मालूम हुआ कि ये रूसी बहरिया की इंटेलिजेंस का आदमी है और वहाँ उनका मुशीर बनकर साथ आया है। ये हुकूमत हिंद और रूस की तरफ से वहाँ भेजा गया था ताकि अपनी निगरानी में काम करवाए और सूरत हाल पर कड़ी निगाह रखे। उसका नाम दमेजी था। मैं चारों तरफ से घेरे में ले लिया गया था और मेरे इर्द गिर्द घेरा तंग होता जा रहा था। ठीक 10 बजे गोताखोरों ने अपना काम शुरू कर दिया। हम लोग क्रेन वाले ट्रेलर पर कुर्सियां डाले बैठे थे। गोताखोर 2-2, 3-3 की टोलियों में बारी बारी समंदर में उतरते, नीचे कुछ मिनट तक तलाश का काम जारी रखते और फिर ऊपर आ जाते। ये मुहिम 3 घंटे तक जारी रही, मगर समंदर के नीचे से सिवाय आबदोस के टूटे फूटे टुकड़ों के और कुछ न मिला। गोताखोरों के चीफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कयामत खेज धमाके की वजह से समंदर की तह में भी बड़ा शगाफ पड़ गया है और रेत और कीचड़ मिक्स हो गया है, जिसकी वजह से आबदोस के कितने ही टुकड़े उस कीचड़ में धंसे हुए हैं जिन्हें निकालने में वक्त लगेगा। ये रिपोर्ट मेरे लिए किसी हद तक तस्कीने कल्ब का बायस बनी। मुझे मंसूबाबंदी के लिए वक्त मिल गया था। सबसे बड़ा मसला मेरे सामने रेड बॉक्स को बरामद होने से पहले ही गायब करना था। इस मिशन के लिए मैं खुद समंदर में गोता लगाकर नीचे जाता और रेड बॉक्स को तलाश करके उसे किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल करता और यहाँ किसी गोताखोर को भारी रिश्वत देकर इस काम पर आमादा करता। मैं खुद समंदर में गोता नहीं लगा सकता था और किसी गोताखोर को रिश्वत के तौर पर रकम देने के लिए मेरे पास रकम नहीं थी। यहाँ जो नई सूरत हाल पैदा हो चुकी थी उसकी इत्तला मैं अपने बॉस को देकर उससे मशवरा भी नहीं ले सकता था। मेरा वायरलेस ट्रांसमीटर सेट पीछे कन्याकुमारी में था। अचानक मुझे ख्याल आया कि ये जदीद नेवल डॉकयार्ड है। यहाँ जरूर ऐसा ट्रांसमीटर मुझे मिल सकता है जिस पर मैं अपने बॉस से राब्ता पैदा कर सकता हूँ। मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी मालूम थी और रात के 10 बजे के बाद मैं किसी भी वक्त पाकिस्तान अपने बॉस
से बात कर सकता था, अगरचे इसमें शदीद खतरा भी था, मगर इसके सिवा मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अगर मैं बॉस से बात करने में कामयाब हो जाता हूँ तो मुमकिन है कि इतनी रकम का बंदोबस्त हो जाए कि मैं किसी बाहर वाले गोताखोर की खिदमत हासिल करके समंदर की तह से रेड बॉक्स को निकलवा कर गायब कर सकूं। उसी रोज दोपहर के खाने पर मिस्टर व्यास के अलावा रूसी मुशीर मिस्टर दमेजी भी मौजूद था। मैंने फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा कि रेड बॉक्स जितनी जल्दी समंदर से निकाला जाए हमारे लिए बेहतर होगा, दूसरी सूरत में तकरीबकार हमारी गिरफ्त से दूर होते चले जाएंगे। मिस्टर व्यास ने रूसी मुशीर की तरफ देखा। उसने कंधे उचकाते हुए अंग्रेजी में कहा, रिपोर्ट के मुताबिक समंदर में जो शगाफ पड़ा है वो कीचड़ से भरा हुआ है। हमें अब रेड बॉक्स इस कीचड़ में से तलाश करना होगा, जिसको वक्त लगेगा। उस जमाने में रेडार टेक्नोलॉजी ने अभी इतनी तरक्की नहीं की थी कि सोनार लहरों के जरिए कीचड़ की तह में रेड बॉक्स के सिग्नल नोट करके उसकी निशानदेही हो सकती। उसे कीचड़ में बड़े बड़े आंकड़ों के जरिए ही निकालना था। मिस्टर व्यास और रूसी मुशीर से गुफ्तगू करते हुए मैंने अंदाजा लगा लिया था कि रेड बॉक्स तक पहुंचते पहुंचते कम से कम एक हफ्ता जरूर लग जाएगा। रूस से भारी मशीनों का वहां आना मुश्किल था। गोताखोरों को बंदरगाह और बहरी इंजीनियरिंग कोर की मशीनरी से ही काम लेना था। मैंने फैसला कर लिया कि सबसे पहले मुझे पाकिस्तान में अपने बॉस से राब्ता करके उससे मशवरा करना होगा। पौंडीचेरी नेवल डॉक यार्ड का सिग्नल रूम सिक्योरिटी ऑफिस के पीछे एक कमरे में था, जिसके बाहर दिन रात पहरा लगा रहता था। बहुत जल्द मैं इस नतीजे पर पहुंच गया कि यहाँ से खुफिया सिग्नल नशर करना अपनी मौत को खुद गले लगाने के मुतरादिफ होगा। शहर में कहीं से कोई ट्रांसमीटर दस्तयाब नहीं हो सकता था, क्योंकि ट्रांसमीटर अपने पास रखना जुर्म था। जिस बैल्कनी में हम बैठे थे उसकी ढलान के सामने से एक सड़क बंदरगाह को जाती थी। वहां से मुझे बहरिया की एक छोटी जीप जाती दिखाई दी। जीप में ड्राइवर के साथ बहरिया का एक अफसर बैठा माइक हाथ में लिए वायरलेस पर बात कर रहा था। एकदम मुझे ख्याल आया कि मैं इस जीप से फायदा उठा सकता हूँ। इस किस्म की जीपें मैंने बंदरगाह पर अक्सर आते जाते देखी थी। इनमें छोटे वायरलेस सेट लगे थे। इस किस्म की एक जीप को मैं किसी बहाने यहाँ से निकाल कर खाड़ी की तरफ ले जा सकता था। मैं जिस ड्यूटी पर लगाया गया था वो मुझे इस बात की इजाजत देती थी कि मैं जीप को लेकर खाड़ी के इलाके का चक्कर लगा सकूं। अब सवाल ये पैदा होता था कि रात के 10 बजे से पहले मैं अपने बॉस से बात नहीं कर सकता था, और इतनी रात गए जीप हासिल करने में अगरचे रुकावट पेश नहीं आ सकती थी, मगर शुबा पैदा होने की गुंजाइश जरूर थी। लेकिन ये मेरे मिशन और जिंदगी मौत का मसला था। चाहे कुछ भी हो, मैंने रात को जीप हासिल करने का प्रोग्राम बना लिया। खाने के बाद हम वापस बंदरगाह वाले दफ्तर में आ गए। दिल्ली से टंडन साहब ने मुझे फोन पर कुछ तफसीलात के बारे में पूछा। मैंने उन्हें इशाराती जबान में बता दिया कि जिस मकसद को लेकर मिस्टर व्यास यहाँ आए हैं उसमें कामयाबी के इम्कान 99% हैं, और हम तखरीबकारों के पूरे ग्रोह को पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। मैंने मिस्टर व्यास को भी टंडन साहब से अपनी बातचीत से आगाह कर दिया। मिस्टर व्यास तीसरे पहर वापस रेस्ट हाउस चले गए। रूसी मुशीर दमेजी पहले ही जा चुका था। ऑफिस में मैं और मद्रासी जेटी ऑफिसर अकेले रह गए। मुझे रात को जीप लेकर जाना था, चुनाचे मैंने उसके लिए जमीन हमवार करनी शुरू कर दी और मद्रासी जेटी ऑफिसर से कहा कि मुझे शुबा है कि खाड़ी के पार अभी तक कुछ सिनहाली तखरीबकार छुपे हुए हैं। वो ताज्जुब से बोला, ये कैसे हो सकता है कैप्टन? ये इलाका तो हमने बिल्कुल साफ कर दिया है और वहाँ हमारे जवान ड्यूटी दे रहे हैं। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, फिर भी मुझे शुबा है। हम इंटेलिजेंस के महकमे के आदमी हैं, हमारी इतलात बड़ी दूर की होती हैं। बहरहाल तुम चौकस रहना। मेरा ख्याल है कि हमें उस तरफ गश्त बढ़ा देनी चाहिए। कुछ देर बातें करने के बाद मैं वापस अपने होटल में आ गया। मेरा रिवॉल्वर यकीनन कॉरिडोर वाले पाम के गमले के नीचे पड़ा था। उसे चेक करने का मौका नहीं था, मुझे उसकी जरूरत भी नहीं थी। खाना खाने के बाद मैं 9:30 बजे का इंतजार करने लगा। ठीक 9:30 बजे मैंने चीफ ऑफिसर को उसके घर फोन किया कि मैं खाड़ी की तरफ गश्त करना चाहता हूँ। मुझे शक है कि वहाँ कुछ तकरीबकार इस वक्त भी मौजूद हैं। तुम जेटी पर ट्रांसपोर्ट ऑफिसर से कह दो कि मेरे लिए एक जीप तैयार रखे। मद्रासी जेटी ऑफिसर ने मुझे हिदायत की कि रात का वक्त है, मुझे एहतियात से काम लेना चाहिए। मैंने फोन बंद करके तेजी से नीचे आकर टैक्सी पकड़ी और सीधा बंदरगाह पर आ गया। ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रात की ड्यूटी पर था। वो शक्ल से मेरा शनासा था। मुझे वहाँ आते जाते और अफसरों से बातचीत करते देख चुका था। उसने एक जीप मेरे हवाले कर दी। ये देखकर मैं ठिठका कि इस जीप में वायरलेस सेट नहीं लगा था। मैंने कहा, मुझे वायरलेस सेट वाली जीप चाहिए क्योंकि मैं पेट्रोलिंग ड्यूटी पर जा रहा हूँ। हो सकता है कि मुझे यहाँ कोई हंगामी सिग्नल देना पड़ जाए। उसने फौरन वायरलेस वाली जीप मुहैया कर दी। मैं उसमें बैठा और स्टार्ट करके बंदरगाह से निकलकर खाड़ी की तरफ रवाना हो गया। रात का अंधेरा भी था और बंदरगाह के जहाजों और इमारतों में रोशनियां भी हो रही थीं। निस्बतन एक वीरान जगह पर आकर मैंने टीले के नशेब में जीप रोक दी। यहाँ अंधेरा था। मैंने वायरलेस सेट को ऑन किया और अपनी खास फ्रीक्वेंसी मिलाने की कोशिश शुरू कर दी। बहरिया का ये वायरलेस सेट काफी ताकतवर था। उस वक्त रात के 10
10:10 हो रहे थे। मैंने जीप की बत्तियां बुझा रखी थी। एक बार फिर मैंने गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा। वहां मेरे सिवा और कोई इंसान नहीं था। मुझे सेट पर अपने बॉस की तीखी आवाज सुनाई दी। वो अपना खास कोड वर्ड बार बार दोहरा रहा था। मैंने जल्दी से कोड वर्ड बोलकर अपनी शनाख्त करवाई और मरमूज अल्फाज में बॉस को रेड बॉक्स के बारे में बताया। बॉस ने कहा, हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि इतनी दूर तुम्हारी मदद कर सकें। तुम्हें हालात के मुताबिक खुद ही इस मसले से निपटना होगा, लेकिन रेड बॉक्स हर हालत में गायब करो, ये बहुत जरूरी है। बॉस को मुझे ये तलकीन करने की जरूरत नहीं थी, ये मेरी भी जिंदगी मौत का मामला था। बॉस ने कहा, तुम बड़ी नाजुक पोजीशन में हो, मुझे सिग्नल देते वक्त होशियार रहो, कोशिश करो कि मुझसे कम से कम बात करो। ओके। और सिग्नल का राब्ता खत्म कर दिया गया। मैंने बटन ऑफ करके रिसीवर सेट के साथ लगा दिया। एक ठंडा सांस भरा और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने ही लगा था कि ख्याल आया, यहाँ माचिस की रोशनी करना खतरनाक साबित हो सकता है। मैंने सिगरेट पैकेट में डालकर डिब्बी वापस जेब में रखी। मुझे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई आदमी झाड़ियों में भागा हो। मैं उछलकर जीप से बाहर निकला और जिधर से आवाज आई थी उधर को दौड़ा। खाड़ी के पानियों में एक जहाज की रोशनियां सावल के दरख्तों पर पड़ रही थी। मैंने एक इंसानी साए को नशेब में सावल की तरफ भागते देखा। अब वो मुझसे बचकर नहीं जा सकता था। यकीनन उसने मुझे ट्रांसमीटर पर बातें करते देख लिया था। हाँ, मैं मरमूज जबान में ही बातें कर रहा था, फिर भी अगर कोई बहरिया का आदमी था तो मैं मुसीबत में फंस सकता था। बहुत जल्द मुझे अंदाजा हो गया कि वो मुझसे तेज नहीं भाग सकता। चंद एक छलांगों में मैं उसके सर पर था। मैंने अपने आप को उसके ऊपर गिरा दिया और उसकी गर्दन को अपने बाजू के शिकंजे में ले लिया। मैं उसे झटका देकर हलाक करने ही वाला था कि मुझे महसूस हुआ कि उसकी गर्दन एक तरफ को अपने आप ढलकती जा रही है। पहले तो मैं ये समझा कि ये कमजोर सा आदमी है, हो सकता है गर्दन में मेरे बाजू के पड़ते ही उसका हार्ट फेल हो गया हो। मगर जब मैंने उसे गौर से देखा तो उसके होंठों से सफेद झाग निकलना शुरू हो गया था। मैंने बाजू उसकी गर्दन से निकाल लिया। उसकी गर्दन ढलक गई थी। वो मर चुका था। ये यकीनन सिनहाली तकरीबकार था जिसने ये देख कर कि अब वो जिंदा बच नहीं सकता, कोई जहरीला कैप्सूल खा लिया था। उसका जिस्म दुबला पतला और घुंघराले स्याह बाल सिनहाली लोगों की तरह थे। मैंने उसे उठाकर कांधे पर रखा और अपनी जीप में डाल दिया। फिर उसकी वर्दी की तलाशी ली। उसकी जेब से सिवाय एक माचिस और बीड़ियों के आधे इस्तेमाल शुदा बंडल के और कुछ बरामद न हुआ। मैं उस तकरीबकार की लाश को बंदरगाह वाले ऑफिस में ले आया और मद्रासी जेटी ऑफिसर को फोन करके वहां बुला लिया। उसने लाश देखी तो फौरन बोला, ये सिनहाली है। मैंने एक सिनहाली तकरीबकार को पकड़ा था। मेरी कारकर्दगी की मिस्टर व्यास ने भी अगले रोज तारीफ की। अफसोस सिर्फ ये था कि तकरीबकार जहर खाकर खुदकुशी करने में कामयाब हो गया था। इस वारदात ने वहां मेरे एतमाद में इजाफा कर दिया। अब मैं जिस वक्त चाहे जीप लेकर राउंड पर निकल सकता था, लेकिन अब मुझे उसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि बॉस ने मुझे किसी भी किस्म की मदद पहुंचाने से माजूरी का इजहार किया था और मुझे उनसे ट्रांसमीटर पर फौरी राब्ता पैदा करने की कोई खास जरूरत नहीं थी। दूसरे रोज भी खाड़ी के समंदर में रेड बॉक्स की तलाश जोर शोर से जारी रही। समंदर की तह से क्रेन की मशीन कीचड़ भरे फौलादी टुकड़े बाहर निकाल रही थी। गोताखोर थोड़ी थोड़ी देर बाद नीचे जाते थे। मैं बेहद मुस्तरिब था। किसी भी वक्त कीचड़ में फंसा हुआ रेड बॉक्स बाहर निकाला जा सकता था। उस रोज 2 घंटे तक काम हुआ और गोताखोरों ने दूसरे रोज के लिए काम मुलतवी कर दिया। ये बड़ा जान जोखों का काम था और पानी में उतरकर कीचड़ को खंगालने में काफी मेहनत करनी पड़ती थी। ज्यादा देर तक गोताखोर समंदर में रह भी नहीं सकते थे। मैंने उस रोज के लिए खुदा का शुक्र अदा किया और दोपहर को खाना खाने अपने होटल में आकर सोचने लगा कि मुझे क्या लाया अमल इख्तियार करना चाहिए। वक्त गुजरता जा रहा था। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। मुझे जो कुछ भी करना था जल्द ही करना था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। सोच के आसमान पर धुंध छा रही थी। कोई मंसूबा वाज़े और साफ होकर सामने नहीं आ रहा था। जब मेरे जहन में कोई तरकीब ना आई तो तंग आकर मैंने फैसला कर लिया कि किसी गोताखोर से राब्ता पैदा किया जाए, उसे भारी रिश्वत की पेशकश करके अपने साथ में लाने की कोशिश करूं। अगर वो राजी हो गया तो फिर रुपयों का बंदोबस्त कर लूंगा क्योंकि वक्त बेहद कम था। किसी वक्त कुछ भी हो सकता था। रेड बॉक्स की तलवार मेरे सर पर लटक रही थी और अब उसकी नोक मेरे सर को छूने लगी थी। मैंने गोताखोरों की शक्लें अपनी आंखों के सामने लानी शुरू कर दी। उनमें एक मरहट्टा था, बड़ा खामोश तबा और कमजोर सा। वो मेरे दाम में फंस सकता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।